हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले शीरिंग्स ब्रिज के बारे में। तो ये जो शीरिंग्स ब्रिज है, इसके हेल्प से जो अननोन कैपेसिटेंस है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। और सिमिलरली जो शीरिंग्स ब्रिज है, इसके हेल्प से जो इलेक्ट्रिकल केबल होता है उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज। तो यहाँ पर अभी हम लोग ये ब्रिज के हेल्प से हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अननोन कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो अगेन जो सीरीज ब्रिज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको सेम मिलेगा व्हीट स्टोन ब्रिज के तरह। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो शीरिंग ब्रिज है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं एसी सोर्स, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया टैपिंग की को जब आप क्लोज़ करोगे तो सर्किट में फ्लो होगा करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया, यहाँ पर आपको एक ब्रांच दिखाई दे रही है, दूसरी जो ब्रांच है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तीसरी ब्रांच आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, चौथी वाली ब्रांच आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला पॉइंट कंसिडर किया है, यहाँ पर एक पॉइंट ए हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये पॉइंट बी, यहाँ पर ये पॉइंट सी, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट डी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस लगा, और ये जो रेसिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया R2। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट ए और यहाँ पर ये पॉइंट डी, ये दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगा है। तो यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस जो कि वेरिएबल रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये C1 कैपेसिटेंस जो कि है वेरिएबल कैपेसिटेंस। सिमिलरली यहाँ पर ये पॉइंट डी और यहाँ पर ये पॉइंट सी दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा है जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं C3। सिमिलरली पॉइंट बी और यहाँ पर ये पॉइंट सी दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा है CX, और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस RX, इसकी जो वैल्यू इसे हमें क्या करना है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये जो RX रेसिस्टेंस और जो CX जो कैपेसिटेंस है इसे हमें क्या करना है, इसे हमें बेसिकली करना है कैलकुलेट। यहाँ पर आप देखो पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में क्या लगा हुआ है, डिटेक्टर लगा हुआ है, और ये जो डिटेक्टर है इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा इसको हमने कंसिडर कर लिया ID करंट जो कि है बेसिकली डिटेक्टर करंट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया, शीरिंग्स ब्रिज के हेल्प से हम लोग अननोन कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और अननोन रेसिस्टेंस को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल केबल है उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को भी आप डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, जब आप ये स्विच को क्लोज करेंगे तो होगा क्या, सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। तो मान लेते हैं सर्किट में जो करंट जो फ्लो रहा है वो I करंट फ्लो रहा है, तो जितना ये सर्किट में करंट आएगा उतना ही करंट सर्किट से बाहर भी जाएगा। तो इस सर्किट में कितना करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है, तो जो सर्किट है इससे जो बाहर जो करंट जो जाएगा वो कितना करंट जाएगा, I करंट जाएगा। हमें पता है किसी भी सर्किट में जितना इनकमिंग करंट होता है उतना आउटगोइंग करंट होता है। अगर ये सर्किट में इनकमिंग करंट अगर आई है तो इस सर्किट का जो आउटगोइंग करंट होगा वो भी कितना होने वाला है, वो I होने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है इस पर जो करंट है मान लेते हैं वो I करंट है। तो ये जंक्शन पर आता है I करंट, और I करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है I1 और I2। I2 करंट ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो करता है, मतलब R2 रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करता है, और जो I1 जो करंट है वो ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो करता है, मतलब ये कैपेसिटर और रेसिस्टर के थ्रू फ्लो करता है। यहाँ पर आप देखो ये जो कैपेसिटर और ये रेसिस्टर में जो इनकमिंग करंट है वो कितना है, वो है I1 करंट इनकमिंग। तो एक कैपेसिटर और रेसिस्टर में जितना करंट आ रहा है, मतलब कितना करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, तो बाहर करंट कितना जाएगा, I1 ही करंट जाएगा, तो बाहर भी जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये जो I2 जो करंट है ब्रांच से फ्लो हो रहा है, और उसके बाद जो I2 करंट है जंक्शन पर आएगा, पॉइंट बी पर आएगा, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। उसका एक जो पार्ट है उसको हमने कंसिडर किया ID, दूसरा जो पार्ट है वो है IX। तो जो ID जो करंट है ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो करेगा, और जो IX जो करंट है वो ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो करेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो ये जो ID जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये वाली ब्रांच से आ रहा है, और सिमिलरली यहाँ से भी एक करंट आ रहा है जो कि बेसिकली I1 करंट कुछ इस तरीके से यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, यहाँ से बेसिकली आ रहा है ID करंट। तो ये जंक्शन पर इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, I1 करंट और ID करंट इनकमिंग है। तो ये जंक्शन से जो आउटगोइंग करंट होगा उसको हमने कंसिडर कर लिया I3 करंट। तो यहाँ से करंट जो जा रहा है कौन सा करंट है, I3 करंट है। सिमिलरली यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, ये वाले ब्रांच से IX करंट आ रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया जो I2 करंट है यहाँ से आ रहा है कुछ इस तरीके से, फिर ये जंक्शन भी पर आएगा, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, ID करंट ये वाले ब्रांच से फ्लो कर रहा है, और जो IX करंट है वो ये वाले ब्रांच से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो ID जो करंट है वो यहाँ से आ रहा है, और जो IX करंट है वो यहाँ से आ रहा है। तो जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है वो ID और IX है, तो जो आउटगोइंग करंट होगा वो कितना होने वाला है, वो I होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटगोइंग करंट होगा वो I होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन एंड अगेन बार बार बोलते रहता हूँ। किसी भी सर्किट में जितना इनकमिंग करंट होगा उतना आउटगोइंग करंट होगा। किसी सर्किट में, ये सर्किट में इनकमिंग करंट कितना है I, तो इस सर्किट से जो आउटगोइंग करंट होगा वो भी कितना होगा, वो I होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये वाली ब्रांच अगर आप कंसिडर करो, ये वाली ब्रांच अगर कंसिडर करो जहाँ पर कैपेसिटर और रेसिस्टर लगाए CX RX,
ये वाली ब्रांच अगर आप कंसिडर करो तो जो करंट है वो कितना फ्लो रहा है, आई एक्स करंट फ्लो रहा है। तो जो आई एक्स करंट होगा वो बराबर में होगा आई टू करंट माइनस आई डी करंट। आई टू करंट हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और जो आई डी करंट है वो ये आउटगोइंग करंट, तो यहाँ पर ये माइनस आई डी। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो आई थ्री जो करंट है वो बराबर में होगा आई वन प्लस आई डी के, दोनों इनकमिंग है। के सी एल यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो जो आई थ्री जो करंट है वो बराबर में होगा आई वन प्लस आई डी के। यहाँ पर आप देखो जनरल बैलेंस कंडीशन जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो होता क्या है, ये जो ड्रेन करंट है वो जो डिटेक्टर करंट है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। आईडी जो करंट है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो जनरल बैलेंस कंडीशन में जो आईडी जो करंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आईडी करंट ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट बी और जो पॉइंट डी है दोनों सेम पोटेंशियल पे रहेगा। तो अगर हम लोग देखें पॉइंट बी और पॉइंट डी का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, और कोई करंट फ्लो नहीं होगा बी डी के थ्रू, और जो आई डी जो करंट होगा डिटेक्टर करंट वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपको R2 दिखाई दे रहा है। ये R2 रेसिस्टेंस की वजह से जो इम्पीडेंस क्रिएट होगा उसको आप कंसिडर कर सकते हो Z2। हमने इम्पीडेंस के बारे में बात किया ऑलरेडी, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो C1 और R1 की वजह से जो इम्पीडेंस क्रिएट होगा उसको हमने कंसिडर किया Z1। सिमिलरली C3 की वजह से जो इम्पीडेंस क्रिएट होगा वो होगा Z3, और यहाँ पर ये CX RX की वजह से जो इम्पीडेंस क्रिएट होगा उसको हमने कंसिडर कर लिया ZX। तो यहाँ पर आप देखो इम्पीडेंस ड्यू टू R1 C1 Z1, इम्पीडेंस ड्यू टू R2 Z2, इम्पीडेंस ड्यू टू C3 Z3, इम्पीडेंस ड्यू टू CX RX से कितना होगा ZX। तो यहाँ पर आप देखो जो सारे आपने जो इम्पीडेंस कंसिडर करे इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर आप देखो जो Z2 जो इम्पीडेंस होगा वो तो R2 के बराबर में होगा, और सिमिलरली यहाँ पर ये जो आपको जो इम्पीडेंस जो दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ यहाँ पर आप देखो जो Z2 इम्पीडेंस आपको जो दिखाई दे रहा है किसके बराबर में होने वाला है, वो R2 के ही बराबर में होने वाला है। तो ये सारे के सारे जो इम्पीडेंस है इसको आपको कैलकुलेट करना होगा, जिसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। अगर आप जनरल बैलेंस कंडीशन कंसिडर करो, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। जनरल बैलेंस कंडीशन में बेसिकली होता क्या है, ये जो पैरेलल ब्रांचेज है उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सेम होता है। आप मोर प्रिसाइजली बोल सकते हो पैरेलल ब्रांचेस का जो इम्पीडेंस होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर आप देखो जनरल बैलेंस कंडीशन में, अंडर जनरल बैलेंस कंडीशन ये ब्रांच का जो इम्पीडेंस है कितना है वो है Z1, इसका जो इम्पीडेंस है वो है ZX। तो Z1 इंटू ZX, ये ब्रांच का जो इम्पीडेंस है वो है Z2, ये ब्रांच का जो इम्पीडेंस है वो है Z3, तो Z2 इंटू Z3। तो जनरल बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, Z1 इंटू ZX, Z2 इंटू Z3। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बराबर में होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये वाला इम्पीडेंस और ये वाला जो इम्पीडेंस है दोनों बराबर में होते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली Z1, ZX, Z2, Z3 की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर आप देखो जो Z1 जो इम्पीडेंस है वो कौन सा इम्पीडेंस है, ये ब्रांच में जो इम्पीडेंस क्रिएट हो रहा है वो है Z1 इम्पीडेंस। तो जो Z1 जो इम्पीडेंस है वो बराबर में रहेगा, जो Z1 जो इम्पीडेंस है वो बराबर में रहेगा Z1 इम्पीडेंस इज इक्वल टू यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो जो कि है R1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया R1, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस जी ओमेगा। यहाँ पर ये जो जी ओमेगा वो है क्या, ये है इमेजिनरी टर्म। सिमिलरली R1 रेसिस्टेंस, C1 कैपेसिटेंस, यहाँ पर ये C1 कैपेसिटेंस और यहाँ पर ये C1 कैपेसिटेंस, और ये जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो, तो यहाँ पर ये R1 और ये C1। तो यहाँ पर आप देखो जो Z1 जो इम्पीडेंस है वो इसके बराबर में होता है। जो टर्म होता है जी ओमेगा बेसिकली इमेजिनरी टर्म होता है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ पूरा जो प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग में कॉम्प्लिकेसी क्रिएट होने लगेंगी, राइट। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को सिंपल ही रहने देते जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सिमिलरली जो Z2 जो इम्पीडेंस है वो किसके बराबर में होने वाला है, R2 के बराबर में होने वाला है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। सिमिलरली Z3 इम्पीडेंस किसके बराबर में होगा, यहाँ पर आप देखो ये C3 की वजह से हमें जो इम्पीडेंस जो मिल रहा था वो था Z3, जैसे कि हमने डिस्कस किया था C3 की वजह से इम्पीडेंस मिल रहा था Z3। तो यहाँ पर आप देखो जो Z3 जो इम्पीडेंस होगा बराबर में होगा 1/j C3। तो यहाँ पर आप देखो जो Z3 जो इम्पीडेंस है वो बराबर में होगा 1/j C3। यहाँ पर अगेन जो जी ओमेगा है वो है क्या, ये है इमेजिनरी टर्म। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने जो ZX जो कंसिडर किया है, ये जो ब्रांच का जो इम्पीडेंस है वो कितना है, वो है ZX। ये ब्रांच का जो इम्पीडेंस है वो कितना है, वो है ZX। तो जो ZX होगा वो बराबर में होगा CX प्लस एक रियल टर्म ऐड करना होगा जी ओमेगा, और ये RX। तो यहाँ पर आप देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, नो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला यहाँ पर ये जो ब्रांच है इसका जो इम्पीडेंस है वो कितना है, वो है ZX। तो यहाँ पर ये जो ZX है वो बराबर में होगा RX, जो रेसिस्टेंस है वो, यहाँ पर आप देखो ये जो RX जो रेसिस्टेंस है वो
तो जो आर एक्स जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया प्लस साइन। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सी एक्स दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1/g सी एक्स। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/g सी एक्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का इम्पिडेंस आपने कैसा लिखा था, 1/g सी थ्री लिखा था, 1/g सी थ्री, राइट, 1/g सी थ्री। सिमिलरली यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसका जो इम्पिडेंस होगा वो होगा 1/g सी एक्स। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/g सी एक्स। तो जो Z1 जो इम्पिडेंस है उसको भी आपने कैलकुलेट कर लिया, Z2 इम्पिडेंस को भी कैलकुलेट कर लिया, Z3 को भी और ZX को भी। तो ये सारे के सारे जो इम्पिडेंस आपने जो कैलकुलेट किया आप उसको ये वाले रिलेशन में पुट कर दो। तो अगर हम लोग ये वाले रिलेशन में अगर हम लोग पुट कर दें तो जो Z1 जो इम्पिडेंस है बराबर में R1 + 1 + R1/1 + g R1C1। Z1 की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला पूरा टर्म आ जाएगा, R1 वाला टर्म, और ZX की जगह क्या आ जाएगा, ZX की जगह RX + 1/g CX। तो यहाँ पर आप देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा R1 और डिनोमिनेटर में 1 + g R1 × C1, मल्टीप्लिकेशन की साइन RX + 1/g CX। फिर अगेन यहाँ पर आप देखो जो इक्वल टू की जो साइन जो दिखाई दे रही है वो एज इट इज़ रहेगी, तो इक्वल टू की साइन एज इट इज़। Z2 किसके बराबर में, R2 के बराबर में, तो यहाँ पर ये R2। Z3 किसके बराबर में रहेगा, 1/g C3, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1/g C3। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, आप इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर आप देखो ये जो RX आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो RX आपको जो दिखाई दे रहा है प्लस 1/g CX, उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा। फिर ये जो इक्वल टू की जो साइन आपको जो दिखाई दे रही है उसको हमने यहाँ पर लिखा। R2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो g C3, तो आपको मिल जाएगा R2 g C3। अभी यहाँ पर ये वाला जो टर्म है आप उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके आ जाओगे। जब ये R1 1/1 + g R1C1, जब आप इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके आ जाओगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब R1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 + g R1C1 और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, R1 मिलेगा। फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा RX, ये वाला जो टर्म है वो तो एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है वो भी एज इट इज़ रहेगा। आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो 1/R1, तो ये 1/R1। फिर उसके बाद g R1C1 और डिनोमिनेटर में R1, तो g R1C1 और डिनोमिनेटर में R1। फर्दर आप लिख सकते हो जो टर्म होगा वो एज इट इज़ रहेगा, राइट। फिर उसके बाद आप देखो ये वाला जो टर्म है वो भी एज इट इज़ रहेगा, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखो यहाँ से R1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से R1 कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो R1 है वो एज इट इज़ रहेगा 1/R1। फिर ये वाले टर्म में से यहाँ से R1 कैंसिल, यहाँ से R1 कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा j C1। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा j C1। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखो तो ये वाला जो टर्म हमने जो कंसिडर किया, ये वाला जो टर्म होगा वो एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म। तो जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है उसको हमने एज इट इज़ लिखा। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है R2 और डिनोमिनेटर में g C3, तो ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है आप इसको ये ब्रैकेट वाले टर्म के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा R2 और डिनोमिनेटर में g C3 R1 प्लस R2 C1 और यहाँ पर ये C3। आप जब मल्टीप्लाई करोगे, जब आप ये वाले टर्म को ये वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में R2 मिलेगा, डिनोमिनेटर में g C3 R1। तो यहाँ पर आप देखो R2 यहाँ पर आप देखो R2, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, कर्सर इज़ नॉट मूविंग प्रॉपरली। तो यहाँ पर ये R2 और डिनोमिनेटर में g C3 R1। फिर उसके बाद प्लस साइन आपने यहाँ पर कंसिडर किया। फिर उसके बाद जब ये वाले टर्म को, जब आप ये वाले टर्म को ये वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, R2 g C1। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में g C3, डिनोमिनेटर में g और न्यूमरेटर का g। जब आप ये वाले टर्म को केयरफुली नोटिस करना, आप केयरफुली सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाले टर्म को जब हम ये वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R2 g C1, न्यूमरेटर में आपको g मिला और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा g C3। तो डिनोमिनेटर का g न्यूमरेटर का g कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा R2 C1 और डिनोमिनेटर में C3। यहाँ पर अगेन आप देखो आपका प्रोसेस अभी बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है, सेपरेशन करना है रियल टर्म का और इमेजिनरी टर्म का।
तो यहाँ पर अगर आप रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म का अगर आप सेपरेशन करो तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, ये इमेजिनरी टर्म है। और सिमिलरली ये वाला टर्म है, ये भी कौन सा टर्म है, इमेजिनरी टर्म है। तो जो इमेजिनरी टर्म है उसे एक बाजू करना है, रियल टर्म को एक बाजू करना है। तो जो रियल टर्म है वो कौन सा है, ये RX रियल टर्म है, ये R2 C1 C3 ये भी रियल टर्म है। तो जब आप इसको अरेंज करके लिखोगे, जब आप ये रियल टर्म को सेपरेट करोगे तो आपको मिलेगा RX = R2 C1 C3। तो यहाँ पर आप देखो जो अननोन रेसिस्टेंस जिसे आपको कैलकुलेट करना था, जिसे आप बोल रहे थे RX, तो जो RX जो अननोन रेसिस्टेंस है आप उसको कैलकुलेट करोगे विद दी हेल्प ऑफ दिस ये वाला फार्मूला। ये वाला जो फार्मूला आपको ये अप्लाई कर देना है, R2 की वैल्यू पुट कर देना है, C1 की वैल्यू पुट कर देना है, C3 की वैल्यू पुट कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको बेसिकली मिल जाएगा अननोन रेसिस्टेंस। सिमिलरली अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू आप कैसा फाइंड आउट करोगे, तो आपको ये जो इमेजिनरी टर्म है वो आपको कंसिडर करना है। तो जब हम लोग ये दोनों इमेजिनरी टर्म को कंसिडर करें, ये वाला जो इमेजिनरी टर्म और ये वाला इमेजिनरी टर्म, जब आप ये दोनों को कंसिडर करो तो आपको क्या मिल जाएगा, जब हम लोग ये दोनों इमेजिनरी टर्म को कंसिडर करेंगे जिसको हमने यहाँ पर लिखा 1/j⍵ CXR1 = R2 j⍵ C3। तो यहाँ पर जब आप ये दोनों इमेजिनरी टर्म को कंसिडर करोगे तो यहाँ से j⍵ कैंसिल, यहाँ से j⍵ कैंसिल, आपको मिलेगा CXR1 और C3, जिसको आप फर्दर अरेंज करके लिख सकते हो। यहाँ पर यहाँ से j⍵ कैंसिल और R1 कैंसिल, फिर उसके बाद यहाँ से भी j⍵ कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/CX। तो जो 1/CX है उसको हमने यहाँ पर लिखा, और जो R2 और ये जो C3 उसको हमने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये R2 और यहाँ पर ये C3, और सिमिलरली यहाँ से आपको R1 भी मिलेगा। तो जो R1 है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा। जिस टर्म के नीचे हमने जो पैरेलल लाइन शो किया है वो जो टर्म होगा वो हमें कंसिडर करना होगा। इसका मतलब ये जो CX आपको जो दिखाई दे रहा है और जो R1 जो दिखाई दे रहा है और जो C3 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली आपको कंसिडर करना है। तो 1/CX = R2 और डिनोमिनेटर में R1 C3, आप इसको फर्दर अरेंज करके लिखोगे, आपको मिलेगा CX = R1 C3 और यहाँ पर ये R2। तो जो अननोन जो कैपेसिटेंस है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला।